हेलो दोस्तों, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति पार्ट 2। पार्ट 1 देखना है तो इस वीडियो का ऊपर आई बटन है, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ये जानेंगे हम कि फ्रांसीसी क्रांति के एक्चुअली में कारण क्या था और फ्रांसीसी क्रांति शुरू होने के बैकग्राउंड क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 1774 की। 1774 में बोर्बो वंश की जो राजकुमार होते हैं लुईस 16, वो फ्रांस की राजगद्दी संभालते हैं, अर्थात वो फ्रांस के राजा बनते हैं। उस समय उनकी आयु महज 20 साल का होता है और उनकी शादी ऑस्ट्रिया की जो एक राजकुमारी होती है मेरी एंटोनेट, उनसे हो जाता है। जब वो राजा का पद संभालते हैं तो उस समय राजकोष फ्रांस का खाली होता है। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की जो वित्तीय संसाधन है वो नष्ट हो जाता है और फ्रांस की जो राजकोष होता है वो खाली हो जाता है। वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुईस 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 3 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करवाने में सहायता दी। इसका मतलब क्या है, अब फिर से एक बार देखते हैं हम। दरअसल क्या था कि फ्रांस का सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन था और ब्रिटेन का 13 उपनिवेश अमेरिका में था और इन 13 उपनिवेशों को फ्रांस ने आज़ाद करा दिया ताकि ब्रिटेन को नीचा दिखा सके। इसमें वो कामयाब तो हो जाता है लेकिन इससे फ्रांस को कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि उसके ऊपर 10 अरब लिवरे का कर्ज और चढ़ जाता है। और इसके साथ साथ उनके पास पहले से ही 2 अरब लिवरे का कर्ज था। तो इस तरह से देखा जाए तो उनके ऊपर 12 अरब लिवरे का कर्ज हो जाता है। अब क्या होता है कि उनके ऊपर कर्ज भी है और राजकोष भी खाली है और हम उनको 10% का ब्याज भी देना पड़ रहा है कर्जदाता को। तो ऐसे में फ्रांसीसी सरकार जो था अर्थात राजशाही था, उसके ऊपर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। तो उनके सामने समस्या आ गई कि वो सेना का रखरखाव कैसे करेगा, उस सेना की मजबूती कैसे देगा, राज दरबार और सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को कैसे चलाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो लुईस 16 था और उनकी जो रानी थी वो अपने भव्य जीवन के जीने पर बहुत ज़्यादा बल दे रहे थे, लग्जरी लाइफ जीते थे। तो ऐसे में उनका खर्च ही बहुत ज़्यादा था, मासिक खर्च ही बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे में कर्ज उनके ऊपर लगातार बढ़ रहा है, तो इन कर्ज़ों को चुकाया कैसे, और ऐसे में इनके सामने इतना सारी समस्याएं आ चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम टैक्स बढ़ा दें। टैक्स बढ़ाते ही उनके पास बहुत सारा आय का हिस्सा आएगा और ऐसे में वो अपनी लग्जरी लाइफ भी जी सकते हैं और महल के जो शानो शौकत है उसको बनाए भी रख सकते हैं और साथ साथ जो उनको सेना के रखरखाव पे खर्चा करना था या राज दरबार या सरकारी कार्यालय विश्वविद्यालय को चलाने के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत है वो भी पूर्ति हो जाएगा। तो इसीलिए राजा ने टैक्स बढ़ाने की सोचा। अब टैक्स बढ़ाने के लिए जो सोचा, टैक्स कैसे बढ़ता है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हम समझते हैं कि फ्रांस में कितने वर्ग थे। तो फ्रांस में 3 वर्ग था। पहला वर्ग जो था वो पादरी वर्ग था, दूसरा कुलीन वर्ग जिसे अभिजात वर्ग भी कहते हैं, जिनके पास बहुत सारे संपत्ति था, ज़मीन जायदाद थे, और तीसरे वर्ग में बहुत सारे समुदाय आ जाते हैं जैसे कि बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान, कारीगर और छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर आदि, ये सब तीसरे वर्ग में आ जाते हैं। अब देखो, ये 3 वर्ग था फ्रांस के अंदर। अब तीनों वर्गों में से अगर बात करें तो तीनों वर्गों में जो टैक्स देना पड़ता था वो सिर्फ और सिर्फ तीसरा वर्ग को देना पड़ रहा था। किसको? तीसरा वर्ग को। और जो दूसरा वर्ग जो था और पहला वर्ग जो था, पहला और दूसरा जो वर्ग थे, इनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा था।
बस ये तीसरा वर्ग ही टैक्स देते थे। तो इससे क्या होता था कि गरीब जो तीसरा वर्ग था उनकी स्थिति बहुत दिनों से वैसे ही ख़राब चल रहा था। टैक्स के कारण उनके ऊपर अकेले देश का टैक्स देना पड़ रहा था। तो इससे क्या हो रहा था कि उनकी स्थिति ख़राब था, देश में अमीरी गरीबी में काफ़ी अंतर था, उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा था उच्च वर्गों के द्वारा। और राजशाही के दौरान भी मतलब लुई 16 तीसरे वर्ग के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, आना कर रहे थे। और ऊपर से राजा ने जब टैक्स लगाने के लिए सोचा, टैक्स बढ़ाने की सोचा तीसरे वर्ग के ऊपर, तो इससे फ्रांसीसी समाज में एक असंतोष की भावना जागता है और तीसरा जो वर्ग था वो एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और इस बार राजशाही की समाप्ति करने के लिए आवाज़ बुलंद होता है। लेकिन याद रखें कि टैक्स बढ़ाने के लिए तीनों वर्गों का एक बैठक बुलाना पड़ता है। फ्रांस में बैठक बुलाना पड़ता था पहले। ये एक प्रथा है जिसे हम स्टेट जनरल की मीटिंग कह सकते हैं या तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों का बैठक कह सकते हैं। अब तीनों वर्गों में एक एक प्रतिनिधि, जो तीनों वर्गों के जो मेन मुखिया होते हैं, एक एक प्रतिनिधि, तीनों के पास एक एक वोट था। और राजा अगर तीनों से कहे कि क्या हमें देश में टैक्स बढ़ाना है, तो ऐसे में अगर इन तीनों में से अगर दो ने अगर टैक्स बढ़ाने के पक्ष में हाँ कह दिया तो टैक्स बढ़ जाएगा। और पहले और दूसरे वर्ग को तो टैक्स देना नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये टैक्स बढ़ाने के पक्ष में ही हाँ बोलेंगे। और तीसरे वर्ग के ऊपर बोझ ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो तीसरा वर्ग है कभी भी नहीं चाहेगा कि इससे टैक्स बढ़े। तो टैक्स बढ़ाने के लिए तीनों वर्गों का एक बैठक बुलाया जाता है और ये बैठक कितने सालों के बाद बुलाया जाता है, तो ये बैठक 150 साल से भी ज़्यादा टाइम बाद ये बैठक बुलाया जाता है। इससे पहले अगर जाने तो इससे पहले बैठक 1614 में बुलाई गई थी इससे पहले, और जो अब बैठक बुलाया गया था वो 5 मई 1789 में बुलाया गया था बैठक। मतलब 1614 में इससे पिछली बार बुलाया गया था और इस बार जो फ्रांसीसी जो सम्राट थे लुई 16 वो 5 मई 1789 में इस बैठक को बुलाया था। और जब ये प्रतिनिधियों की जो सभा आती है तो इस सभा में पहले और दूसरे वर्ग से 300 सदस्य आते हैं और जो तीसरा जो वर्ग है, तीसरा वर्ग से 600 प्रतिनिधि आते हैं, 600 प्रतिनिधि आता है। अब आप जानते ही हो कि राज दरबार में राजा के टाइम में किसी टीवी शो में भी देखे होंगे कि मतलब यहाँ पे राजा मान लिया बैठे हुए हैं तो उनके दोनों तरफ राज दरबार लगा होता है और लाइन लाइन से बैठा जाता है। तो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग के लिए व्यवस्था किया गया था कि वो यहाँ पे बैठ जाएंगे। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग के लिए बैठने के लिए जगह की व्यवस्था किया गया था। लेकिन अगर तीसरे वर्ग की अगर बात किया जाए तो तीसरा वर्ग इन 300 जो इधर बैठे हुए थे, 300 इधर बैठे हुए थे, तो दोनों साइड तीसरे वर्ग को खड़ा होना पड़ा इनके पीछे, 300 इधर 300 इधर। तो इस तरह से तीसरे वर्ग को अपमान का सामना करना पड़ रहा था कि पहले और दूसरे वर्ग के लिए बैठने की व्यवस्था तो किया गया है लेकिन उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं किया गया था। लेकिन इससे वो इस पर वो नाराज़गी नहीं दिखाते हैं। बस तीसरा वर्ग जो था, तीसरा वर्ग का कहना है कि जो तीनों वर्ग के जो प्रतिनिधि होता है उनको एक एक वोट दिया गया है, इसके बजाय तीनों वर्गों के जितने भी सदस्य हैं, तीनों वर्गों के जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों को वोट डालने के अधिकार दिया जाए। ठीक है, और सदस्य ही वोट डाल के हाँ या ना में आंसर देंगे कि टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो राजा को पता था कि तीसरा वर्ग में ज़्यादा सदस्य हैं, ज़्यादा प्रतिनिधि आए हैं और पहले दूसरे में कम प्रतिनिधि है, तो ऐसे में तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे किसी देश में टैक्स बढ़े। तो इसी वजह से राजा ने तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि ने जो बात रखा था वो उस बात से इनकार कर देता है और मनमानी ढंग से तीसरे वर्ग के ऊपर टैक्स थोप देता है। जब मनमानी ढंग से उनके ऊपर जब टैक्स थोपता है तो इसके वजह से
तीसरा जो वर्ग जो है इस सभा का विरोध करते हुए, बहिष्कार करते हुए इस सभा से निकल जाते हैं और निकल के और एक खुद को एक नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर लेते हैं। और वो घोषित करते हैं कि हम जब तक संविधान का निर्माण न कर ले राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए, तब तक हम इस सभा को हम भंग नहीं करेंगे। और इस तरह से दृढ़ निश्चय के साथ वो बाहर निकलते हैं और ख़ुद को तीसरा वर्ग नेशनल असेंबली घोषित करते हैं और इस तरह से वो संविधान बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने अभी भी पढ़े हैं कि मतलब जब टैक्स बढ़ाने के लिए राजा तीनों वर्गों को बुलाता है और मनमानी ढंग से तीसरे वर्ग पे टैक्स थोपता है, तो तीसरा वर्ग इस सभा का बहिष्कार करते हुए सभा से बाहर निकलते हैं और ख़ुद को नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर देते हैं और शपथ लेते हैं कि सम्राट की शक्तियों को कम करने के लिए संविधान तैयार करेंगे। और जब तक वो संविधान तैयार नहीं करते हैं तब तक असेंबली भंग नहीं होगा। ये अभी ने हमने पढ़ चुके हैं। और इस तरह से 5 जून 1917 से ये असेंबली अपना काम करना चालू कर देता है और जल्द ही 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों और कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को नष्ट कर देता है। इसका मीनिंग क्या है कि जो पहले सिर्फ तीसरे वर्ग को टैक्स देना पड़ रहा था, अब टैक्स तीनों वर्गों पर लगा दिया। अब सिर्फ तीसरे वर्ग नहीं देगा बल्कि अब तीनों वर्ग देगा। चर्च वर्ग मतलब पादरी वर्ग, भूस्वामी वर्ग और तीसरे वर्ग सभी टैक्स देंगे। और जो सामंती व्यवस्था था उसे भी समाप्त कर दिया गया और जितने भी भूस्वामियों के पास, पादरी चर्च के पास जितने भी ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन था उसे छीन करके सरकार ने अपने नियंत्रण में कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि 1 साल में देश को मतलब फ्रांस को 20 अरब लिब्रे का फ़ायदा हुआ। और इससे क्या हुआ कि जो 12 अरब लिब्रे का उसके ऊपर कर्ज था उसे भी चुका दिया और साथ साथ उसके पास काफ़ी पैसे का भंडार भी बढ़ गया। और जब ये संविधान बनाया जा रहा था तब की बात है, जब संविधान इधर बनाया जा रहा है देश के लोगों के लिए, और उस समय क्या हुआ था कि जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके पार्ट 1 में कि फ्रांसीसी मतलब पेरिस में एक अफवाह फैल जाता है कि जो सम्राट है, राजा है, वो गुस्सा में आकर और गांव-गांव में लुटेरों को भेज दिया है। ज़मींदारों ने, जागीरदारों ने लुटेरों को भेज दिया ताकि किसानों की फसलों को तबाह कर सके। ठीक है, इसीलिए हमने ये भी पढ़े थे कि मतलब किसान वगैरह जो थे वो अपने गांव के जो भी मतलब दुर्ग वगैरह थे, किले वगैरह थे, उसे कुदालों से, बेलचों से उसको तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। और साथ ही साथ जो बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर, और साथ ही साथ कुलीन बड़ी संख्या में इसे डर डर के और अपनी जागीरदार जो था संपत्ति वगैरह थे छोड़ के और देश छोड़ के और विदेशों में बस जाते हैं, अपने पड़ोसी जो भी देश है उनमें। तो इस तरह से बस्तिल के दीवार को भी तोड़ दिया जाता है जल्दी, क्योंकि सम्राट के सेना से संघर्ष करना होता है। तो वो कई सारे सरकारी भवनों पर आक्रमण करते हैं ताकि उनको गोला बारूद और हथियार मिल सके। और साथ ही साथ उन्हें भी लगता है क्या कि बस्तिल का जो दीवार है, बस्तिल का जो जेल है, वहाँ पे उनको हथियार मिल सकता है। तो बस्तिल के जो जेल है उसके ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं और उसको तोड़ देते हैं। जो आप ये बस्तिल के जेल को आप देख सकते हैं। गोला बारूद बंदूक के चक्कर में उन्हें लग रहा था कि इसी बस्तिल का जेल है, यहाँ पे ज़रूर ये हथियार वगैरह मिल जाएगा। और वो यहाँ पे आते हैं और बस्तिल के जो किला होता है उसको तोड़ देता है, जेल को तोड़ देता है। वहाँ के जो भी कैदी होते हैं उनको भगा देते हैं और सुरक्षा जो भी कर्मी होते हैं उनको मार दिया जाता है। कमांडर को भी यहाँ पे जेल के जो कमांडर होते हैं उनको भी मार दिया जाता है।